हमारी कंट्री में थायराइड प्रॉब्लम्स आर मोर देन डबल एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। आपने ऐसे बताया कि सलाइवा जो है अंदर लेने से क्या लोग चेक भी करेंगे कैसे जो है? जब सलाइवा को हम कहते तो ये ऊपर नीचे थायराइड ग्लैंड मूव करती है, और किसी की जरा सी एनलार्ज है तो यू कैन सी ए बटरफ्लाई थिंग ऊपर नीचे हो रही है ईच टाइम। तो हम जब एग्जामिन करते हैं पेशेंट को ओपीडी में तो बोलते हैं सलाइवा घुटो, तो ये यहाँ से यहाँ आएगी फिर नीचे चली जाएगी। क्या सिम्टम होते हैं सर इसके? जैसे आपने बताया कि एक हाइपरथायरॉयडिज्म है और एक हाइपो है, दोनों के अलग अलग सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पहचाना जाए? एक सामान्य कॉमन सिम्टम तो लोगों के दिमाग में है कि मोटापा, इसके अलावा देखिए दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट कंडीशन है। हाइपो में कम बन रहा है हार्मोन, हाइपर में ज़्यादा बन रहा है। तो हाइपो ज़्यादा कॉमन है, हाइपर ज़्यादा कॉमन नहीं है। बाल गिरने लगते हैं, बाल की ग्रोथ कम हो जाती है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, और नेल इवन क्रैक करने लगते हैं। लेकिन सर ये तो सिम्टम्स एक बहुत सामान्य इंसान को पकड़ में आने बहुत मुश्किल है। इसको लेके ये नॉर्मल है, बाल तो झड़ ही हैं, सबके बाल झड़ते हैं। स्किन ड्राई है तो क्या पता टेम्परेचर और मौसम इसकी वजह से हुआ हो। इसीलिए थायराइड जो सिम्टम्स हैं बहुत ही वेग होते हैं। आयोडीन का कम लेना भी प्रॉब्लमेटिक और ज़्यादा लेना भी प्रॉब्लमेटिक। जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कोई लेने और कॉशियसली लेता जा रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हाइपर थायराइडिज्म कर देगा, कोई और प्रॉब्लम्स। हेलो डॉक्टर इन एसोसिएशन विद बैद्यनाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में इन एसोसिएशन विद बैद्यनाथ। जनवरी का महीना थायराइड अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। थायराइड ग्लैंड क्या है, इस हार्मोन की क्या इंपॉर्टेंस है, हम समझेंगे डॉक्टर आर.एस. मिश्रा से। डॉक्टर आर.एस. मिश्रा प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस ओखला के। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। थायराइड को हम समझें, शुरू करें अगर समझना तो थायराइड ग्लैंड से अगर बातचीत हम शुरू करते हैं तो इस ग्लैंड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ह्यूमन बॉडी में? देखिए थायराइड ग्लैंड जो है हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो एक बटरफ्लाई शेप की होती है, नेक में बिल्कुल फ्रंट में होती है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन बनाती है। उसको थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। T3 T4 दो इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो नॉर्मल बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करती है बॉडी में। अगर कोई कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि थायराइड या तो ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बनाने लगे तो प्रॉब्लम है, अगर वो कम बनाए तो प्रॉब्लम है। कम वाले को हाइपो बोलते हैं और ज़्यादा वाले को हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस कुछ सिचुएशंस में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एल्डरली पर्सन है और उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम रही है, तो अगर उस केस में अगर उसको थायराइड इशू भी हो जाता है तो हार्ट में और ज़्यादा प्रॉब्लम आने की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी। बिना थायराइड ग्लैंड फंक्शन नॉर्मल प्रेगनेंसी होना संभव नहीं हो पाता। एक सामान्य इंसान में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? सामान्य इंसान में अगर देखिए, अगर हम स्टार्ट करें बचपन से, अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसके बाद अगर उसको कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो ये होता है कि किसी कारणवश जो बच्चा पेट में होता है तो उसका थायराइड जो ग्लैंड है पूरी तरह से नहीं डेवलप हो पाई, जैसे कि आयोडीन डिफिशिएंसी है मदर को, और उसकी ग्लैंड जो हार्मोन है वो हाइपो में है। इनिशियली तो पता नहीं चलेगा आपको, बच्चा में भी बिहेविंग नॉर्मली, बट जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, कुछ महीने या कुछ साल का पहुंचेगा, तो उसका फंक्शन जो होता इतना नहीं, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी जैसे कि कंपेयर टू नॉर्मल बच्चे की होती है, और बाद में उसके ब्रेन का फंक्शन जो है ना वो कम हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद अगर हम प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव एज में चलें, क्योंकि फीमेल्स में थायराइड जो डिसऑर्डर हैं बहुत कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेल। रेशियो इज अबाउट 10:1। 10 लेडीज़ को होगा तो 1 मेल को होगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो देखा जाता है फीमेल्स में ही होता है, और जब रिप्रोडक्टिव एज में इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज एक तो ये कंसीव नहीं करने देगा, बिकॉज ओवुलेशन में इस हार्मोन का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर कंसीव कर लिया तो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो इनिशियल 3 महीने जो होते हैं पेट में बच्चे का, उस समय उसकी अपनी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होती, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर के थायराइड हार्मोन। क्या अब ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं क्या ऐसा? इस समय तो बहुत ज़्यादा, मतलब नंबर वाइज अगर आप बात करोगे तो बढ़ रही हैं, बट पुराने ज़माने में हमारे यहाँ हमारी कंट्री में आयोडीन डिफिशिएंसी बहुत होती थी, आयोडीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये थायराइड की गॉइटर जिसमें होता, अगर देखा होगा आपने, बड़ा साइज एंड हाइपो फंक्शनिंग, या किसी किसी को हाइपर होती थी, वो ज़्यादा थी। बट
गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए, आयोडाइड सॉल्ट दिया, सबको रिप्लेसमेंट दिया, तो उससे अब थोड़ा कम होगा, आयोडाइड रिलेटेड कम हो गया। बट जो ऑटो इम्यून रिलेटेड और दूसरे जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं वो डेफिनेटली अभी कॉमन है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, प्रेवलेंस इज अराउंड 11% एज कम्पेयर टू 4 to 5% इन वेस्टर्न वर्ल्ड। सो यू कैन सी हमारी कंट्री में थायराइड प्रॉब्लम्स आर मोर देन डबल एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। क्या सिम्टम होते हैं सर इसके? जैसे आपने बताया कि एक हाइपरथायरॉयडिज्म है और एक हाइपो है, जी, दोनों के अलग अलग सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पहचाना जाए? एक सामान्य कॉमन सिम्टम तो लोगों के दिमाग में है कि मोटापा, इसके अलावा देखिए दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट कंडीशन है। हाइपो में कम बन रहा है हार्मोन, हाइपर में ज़्यादा बन रहा है। तो हाइपो ज़्यादा कॉमन है, हाइपर ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो हम पहले हाइपो की बात करते हैं। हाइपो में क्या होता है, जैसा आपने मोटापे की बात करी, यस वेट गेन इसमें होता है, लेकिन जो लोग समझते हैं कि सब वेट गेन थायराइड की वजह से हो गया, वैसा नहीं होता। इट्स माइल्ड टू मॉडरेट वेट गेन होता है, 3 to 5 kgs वी से। बट कोई अगर 150 किलो का और उसको एंड ब्लेम इट ऑन थायराइड ग्लैंड, वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो ऐसे ही जब थायराइड ठीक कर देते हैं तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 120 किलो का आदमी वो 60 किलो का हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। 3-4 किलो 5 किलो वजन कम हो जाएगा बिकॉज थायराइड नॉर्मल हो गया। तो ये सोचना कि टोटल मोटापा इज बिकॉज ऑफ वन ग्लैंड, वो ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है पॉपुलेशन में। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो वो अपोजिट है, उसमें वेट लूज होता है। अगर अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है किसी का, अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो डेफिनेटली थायराइड, और उसके और अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड में हाथ कांपने लगते हैं और एंजाइटी बढ़ जाती है, स्किन पे भी कोई दिखता है पसीना इसका? बहुत आता है। हाइपोथायराइड में स्किन रफ हो जाती है एंड ड्राई हो जाती है, एंड स्किन के जो कंपोनेंट जैसे बाल हैं, हमारे बाल गिरने लगते हैं, बाल की ग्रोथ कम हो जाती है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, और नेल इवन क्रैक करने लगते हैं। लेकिन सर ये तो सिम्टम्स एक बहुत सामान्य इंसान को पकड़ में आने बहुत मुश्किल है। Correct. इसको लेके ये नॉर्मल है, बाल तो झड़ ही हैं, सबके बाल झड़ते हैं। बिल्कुल। स्किन ड्राई है तो क्या पता टेम्परेचर और मौसम इसकी वजह से हुआ हो। सो इसीलिए थायराइड जो सिम्टम्स हैं बहुत ही वेग होते हैं। देखिए जो आप वेट गेन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे और कारण भी होते हैं, कॉमन कारण होते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं, जो आपने स्किन की बात की, बालों की बात की, ये और कारण कुछ, तो इतने वेग हैं कि अनटिल अनलेस आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एनालाइज नहीं कराएंगे तो आपका ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड की जो बीमारी इतनी जल्दी पकड़ी नहीं जाएगी। बहुत आसान होता है पकड़ना, बट उसको एसेस करना तो क्या जनरल के लिए एक public के सामान्य लिए इंसान को हर साल या 6 महीने पे ये जांच कराते रहना चाहिए थायराइड का? सी सामान्य को नहीं, मैं जिनको बोलूँगा जो हाई रिस्क पे हैं, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे प्रेगनेंसी मैं अभी बात कर रहा था, अगर प्रेगनेंसी से पहले थायराइड ग्लैंड जरूर देख लेना चाहिए, और हर गायनिकोलॉजिस्ट जरूर देखना चाहता है। और किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। बट इन नॉर्मल पर्सन अगर उनको, जैसे टायर्डनेस इज़ ए वेरी कॉमन सिम्टम, अगेन बहुत वेग है, बट इसकी टायर्डनेस इज़ डिफरेंट। जैसे आप पूरा दिन काम करें और शाम को घर पहुंचे तो बहुत टायर्ड है, वो आप 4 घंटे 6 घंटे सो जाएंगे तो आपके बाद टायर्डनेस खत्म हो जाएगी। बट थायराइड की जो टायर्डनेस होती है, वीकनेस, टायर्डनेस, वो दिन पर दिन चलती जाती है। आप सो जाएं ना सोए, वो बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है। साथ में मेंटल टायर्डनेस होती है, इसमें फॉरगेटफुलनेस होने लगती है। ये सिम्टम नॉर्मली नहीं होते हैं आपको, जो नॉर्मल टायर्डनेस है। तो ये सिम्टम विल बी एनालाइज बाई अ ट्रेंड डॉक्टर और फिजिशियन। कौन से टेस्ट कराने चाहिए सर इसके लिए? बहुत सिंपल है इनके टेस्ट। जब डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि इसको थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम जो सस्पेक्ट कर रहे हैं, या स्कैन्स भी होते हैं। तो सिंपल ब्लड टेस्ट में एक TSH नाम का टेस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और T3 T4 जो हार्मोन टेस्ट होते हैं। ये सिंपल ब्लड टेस्ट हमें बता देते हैं कि पेशेंट को हाइपर की तरफ जा रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ है। अगर उससे ज़्यादा किसी को ग्लैंड में, मान लीजिए कोई छोटा सा नोड्यूल है या मास है, तो गांठ है जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उनको हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। वो हमें उससे पता चलता है गांठ किधर है, कितनी बड़ी है। फिर स्कैन्स का आता है कि डूइंग CT स्कैन, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को कैंसर हो सकता है, या अगर ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग है तो उसके लिए रेडियो एक्टिव, उसके रेडियो टेस्ट भी होते हैं, स्कैन्स होते हैं, न्यूक्लियर स्कैन जिसको बोलते हैं हम, थायराइड स्कैन, वो करते हैं। उससे क्लियरली पता चल जाता है कि इतने नोड्यूल्स हैं, वो हाइपर फंक्शनिंग है। तो उससे आप उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। क्या ऐसा जेनेटिक भी होता है? यस, रिस्क फैक्टर में घर में, फैमिली में अगर किसी को थायराइड हुई है तो वो इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ थायराइड प्रॉब्लम। ज़्यादातर जेनेटिक ही होता है क्या, ऐसा है? ऑटो इम्यून ज़्यादा होता है, और ऑटो इम्यून भी जेनेटिक होते हैं। तो कई तरफ से रिलेशन है फैमिली में। अगर फैमिली में किसी को चलता आ रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन में होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं।
इट इज़ नॉट टोटली जेनेटिक, बट डेफिनेटली देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। और लाइफस्टाइल की हमारी जो ख़राब आदतें हैं उससे भी क्या ये प्रभावित होता है? लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड के लिए। देखिए, थायराइड का डिसऑर्डर पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जेंडर है, एज है, ऑल दैट, फैमिली हिस्ट्री, जैसे अब ये तो बदली नहीं जा सकती, जो है वो है। क्या आप बदल सकते हैं? जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो मॉडिफाई करने के लिए जैसे आप एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेलेनियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वो थायराइड। अब कितना आयोडीन ले रहे हैं वो आप चेक करके रखिए। और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत कॉमन होगा यंगर जनरेशन में, कॉम्पिटिटिव लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ओबीज़ हैं, इवन ओबेसिटी इंक्रीजेज चांसेस ऑफ थायराइड प्रॉब्लम। तो ओबीज़ लोगों को भी थायराइड प्रॉब्लम ओबीज़ में ज़्यादा देखी जाती है, तो उनको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे मैंने बोला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थोड़ा बहुत जितना रिस्क इंक्रीज होता है एटलीस्ट वो तो बैलेंस कर सकते हैं आप इन प्रिवेंशन ऑफ थायराइड इश्यूज। और ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट क्या again, पूरी तरह से ठीक हो सकता है, ऐसा माना जाता है? हाँ बिल्कुल। सी, थायराइड प्रॉब्लम्स नॉर्मली हम लोग जो कहते हैं बहुत ईजी होती हैं उनको डायग्नोज नहीं, करना। कुछ लोग कहते हैं जीवन भर दवाएं खानी पड़ती हैं, ऐसा है? जी, दैट इज, देखिए उसमें अगेन आप एक बेसिक चीज़ समझिए। एक थायराइड ग्लैंड होती है, अगर उसकी अंदर सेल्स होती हैं जो हमारे हार्मोन बनाती हैं, अगर किसी के बॉडी के अंदर वो थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, कम ज़्यादा कॉमन है, तो वो हार्मोन आपको बाहर से भेजना पड़ेगा, क्योंकि उस थायराइड के अंदर अगर सेल्स कम हो गई हैं, सेल काम नहीं कर रही हैं, तो कोई ऐसी दवाई नहीं कि उनको फिर से काम करवाया जाए। तो इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं हम। इसका कोई ये दवाई नहीं है जो हम देते हैं, वो सिंपल एक हार्मोन होता है, लीवोथायरॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं। वो आप जैसे खाना रोज़ खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो बॉडी को ज़रूरत है, वैसे ही इस हार्मोन को आप बाहर आउटसोर्स करके अंदर भेजते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट थेरेपी। वेरी सिंपल, जस्ट डिपेंडिंग ऑन कितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप बाहर से भेज दीजिए, आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि ये ज़्यादातर, जैसे आपने बताया भी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा खतरा रहता है इससे। जी, इसके अलावा भी, प्रेगनेंसी के अलावा भी मैं पढ़ रहा था कि महिलाओं को ज़्यादा इससे जो है खतरा वैसे भी रहता है। इसके पीछे क्या कारण होंगे? सी, प्रेगनेंसी तो एक अलग टॉपिक है, एंड महिलाओं में होता ये है कि एक तो इनको वेट गेन तो मैंने जैसे बताया, प्लस इनकी जो हाइपोथायराइडिज्म है, इनका जो हेयर और ये सारी चीज़ें हो गई, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बिकॉज फीमेल्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड टिल दे मेनोपॉज, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंट अदर हार्मोन्स। बट हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म मेनोपॉज के बाद? मेनोपॉज, हाँ, उसके नहीं, उससे पहले ही थोड़ा रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। बिकॉज ऑफ दिस थायराइड, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, सी, थायराइड को डायग्नोज अगर टाइमली कर लिया, अगर ट्रीट कर दिया, तो रिस्क इज इक्वल, देन दे आर ओके, दे आर नॉर्मल। बट मेनोपॉज के बाद वैसे ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर अनट्रीटेड, अनडायग्नोज्ड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपर किसी को चल रहा है, तो हार्ट रेट को इरेगुलर कर देगा, या उससे जो स्किपिंग बीट या इरिथमिया जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें होने का डर होता है। हार्ट स्लो हो जाता है इन हाइपोथायराइडिज्म, हार्ट एनलार्ज हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, तो बहुत सारी और सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चूंकि फीमेल्स में 10:1 मैंने बताया, इसलिए यू विल सी मोर कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल्स देन मेल्स। अच्छा सर, आपने आयोडीन की बात की। कुछ सालों पहले टीवी पर आयोडीन के बहुत सारे ऐड आते थे। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आयोडीन को ओवर मार्केट भी किया गया, इतनी भी डेफिशिएंसी थी नहीं। इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई और इसका लिंक भी बताइएगा इस डिजीज़ से। हाँ, तो आयोडीन का कम लेना भी प्रॉब्लमेटिक और ज़्यादा लेना भी प्रॉब्लमेटिक। जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कोई लेने और कॉशियसली लेता जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हाइपर थायराइडिज्म कर देगा, कोई और प्रॉब्लम्स हो। जैसे कुछ दवाइयाँ आती हैं हमारे, जैसे कार्डियक में एमायोडोरोन करके एक दवाई होती है, उसमें आयोडीन ज़्यादा हो जाता है, जिसने ज़्यादा दिन खा ली उसको प्रॉब्लम हो जाता है, उसको हार्ट में एरिथमिया शुरू हो जाती है, हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब क्या होता है, आयोडीन डिफिशिएंसी कोई वो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है पूरी कंट्री में। अगर इंडिया देख लें, बड़ी कंट्री है, तो जो हमारा इनलैंड है, जैसे कि हिमालयन बेल्ट है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया, फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ इंडिया टू इवन कलकत्ता, इफ यू गो टू बंगाल, यू विल फाइंड डेफिशिएंसी हियर। बट इफ यू गो टू कोस्टल एरिया, बिकॉज सी फूड, सी वेजिटेबल्स आर वेरी रिच इन दिस आयोडीन, तो उनमें डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो अगर आप यूनिफॉर्म बना दें और पूरी कंट्री में हर आदमी को आयोडीन खिलाना शुरू कर देंगे, तो कुछ लोगों को तो बेनिफिट होगा, दूसरों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सो आयोडीन ज़्यादा, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप उसको और कर देंगे और थायराइड में दूसरी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हाइपर फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोई आयोडीन थेरेपी भी है क्या? जिसे देखिए, रिप्लेसमेंट में ल्यूगॉल्स आयोडीन आती थी, उसे हम देते, दैट इज ट्रीटमेंट। बट एक होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है जब किसी को हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड, जैसे ग्रेव्स डिजीज है,
अब या तो उसको सर्जरी करके ग्लैंड को निकाल दो, बिकॉज और कोई उसका नहीं है। एंटी थायराइड ट्रीटमेंट भी देते हैं, बट दैट बहुत ज़्यादा दिन देना मुश्किल होता है। आपने साल भर उनको खिलाया और उसको कुछ लोगों को रिवर्स हो जाता है, देन यू आर ओके। बट जिनका नहीं ट्रीटेबल हो तो उनको हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। वो एक छोटी सी डोज होती है, उसको पिलाते हैं। वो अंदर जाके आयोडीन तो अपटेक कर लेती है थायराइड ग्लैंड, वो अंदर जाएगा और उसको जाके सारी जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो एक परमानेंट थायराइड सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, पेशेंट विल गो इनटू हाइपो एंड लाइफ लॉन्ग उसको फिर थायराइड रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। दैट्स एन डिसएडवांटेज, बट इट्स अ गुड ट्रीटमेंट फॉर सेफ ट्रीटमेंट है, जो हम ग्रेव्स डिसीज में कुछ और उसमें देते हैं और थायराइड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सर्जरी करके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्जरी करके निकालोगे तो पैराथायराइड भी निकल जाएगा। सो इसमें क्या है कि यू प्रिजर्विंग दैट, एंड थायराइड को आपने ख़त्म कर दिया, बट लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट देना। एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ लाइक, अगर बॉडी में नहीं बन रहा तो बाहर से दे रहे हो। Simple, like we eat food, we eat vitamins, we eat minerals which are not there, not formed. We are sending it from outside. So you are sending one more thing, hormone from outside. Replacement therapy. आपके पास जैसे पेशेंट आते हैं तो कैसे डायग्नोज होता है उनका थायराइड? रैंडम आप डायग्नोज करते हैं, सिम्टम लेकर, कोई और सिम्टम लेकर के आए हों और थायराइड डायग्नोज हो गया हो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज थायराइड के जो मैंने बताया बड़े वेग सिम्टम होते हैं और पेशेंट को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है। जैसे प्रेगनेंसी की बात हम लोग करें तो बहुत इंटरेस्टिंगली, ये प्रेगनेंसी में टायर्डनेस होती है, प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, प्रेगनेंसी में वीकनेस होता है, पैल्पिटेशन होता है। ये सब थायराइड के भी सिम्टम है, प्रेगनेंसी के भी सिम्टम है। तो अब ऐसे में ये जानना कि भाई किसको प्रेगनेंसी के सिम्टम आ रहे हैं और किसको थायराइड के सिम्टम आ रहे हैं, ये थोड़ा बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टायर्डनेस में थोड़ा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं, हाउ वी सस्पेक्ट कि भाई ये नॉर्मल टायर्डनेस प्रेगनेंसी की नहीं है, ये वेट गेन प्रेगनेंसी की नहीं, कुछ बुजुर्गों में सर जोड़ों में दर्द भी होता है क्या? यस, कुछ भी इसके बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं और बहुत, मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स का बहुत वाइड है। फ्रॉम लिथार्जी, वीकनेस टू गेटिंग जॉइंट पेन, स्टिफनेस, हाइपो में ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। और ओल्ड एज में स्पेसिफिकली दे बिकम वीक एंड लिथार्जिक। नॉर्मली वो इतने फ्रेजाइल होते हैं और थायराइड की, हाइपोथायराइड की प्रेजेंस में और भी हो जाता है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन रखना है, क्योंकि इसमें जो थायराइड हार्मोन है, जैसे TSH हम बोल रहे हैं, उसकी मात्रा ओल्ड एज में बढ़ती है, तो ये हम ट्रीटमेंट उसमें नहीं देते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर यंग एज में किसी का TSH 10 लेवल पे पहुंचता है या 8 लेवल पे, 6 लेवल पहुंचता है, हम दवाई दे देते हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स। ओल्ड एज में 10 तक यूजली नहीं दिया जाता है, बिकॉज ट्रीटमेंट भी उसका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हार्ट में। क्या खाना चाहिए सर? खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए अगर थायराइड डायग्नोज हो गया है? थायराइड के लिए देखिए, डाइट एलोन थायराइड प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकती। ये एक बेसिक सपोर्ट ऑफ मैं मेडिसिन बताता हूँ आपको। तो उसमें क्या है कि आप जो एक नॉर्मल एडवाइस होती है, लाइक एनीबडी एल्स, नॉर्मल बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं ना, वो उनको लेनी है। सेलेनियम इज़ वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आयोडीन इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। खाने में अगर कोई सी फूड लेता है, सी वेजिटेबल्स लेता है, नट्स ले रहा है, और नॉर्मल बैलेंस डाइट में नॉर्मल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का पूरा कंपोनेंट वैसा है, तो देन उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ में गुड रेजिम ऑफ एक्सरसाइज। भूख पे भी तो असर डालती है, ये लोगों को भूख महसूस करने में भी समस्या आती है। डिपेंडिंग, अगर हाइपरथायराइडिज्म भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि हाइपर फंक्शनिंग है वो, हाइपो में भूख कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे तो नॉर्मल एपेटाइट पे आ जाएंगे आपके पेशेंट्स। क्या थायराइड ग्लैंड पे किसी को चोट लगी हो, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, उससे भी ये इसके हार्मोनल फंक्शनिंग पे असर पड़ता है? अगर चोट लगी हो, जैसे हम लोग सर्जरी के दौरान थायराइड ग्लैंड को हैंडल करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो जो स्टोर होता है, थायराइड नॉर्मली इज स्टोर्ड इनसाइड द थायराइड, वो रिलीज हो सकता है, एंड सडनली पेशेंट कैन डेवलप hyperthyroidism because of the excess hormone. So तब जब भी थायराइड सर्जरी करते हैं तो हम उस हार्मोन को लेके चलते हैं कि जब आप हैंडल करोगे, उसको दबाओगे, तो उसमें से हार्मोन निकलेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी को स्ट्रक किया, यहाँ पे चोट लगी, मान लो जैसे क्रिकेटर है, बॉल लग गई और बिल्कुल थायराइड ग्लैंड पे लगी, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए। दैट कैन बी डेल्ट विद, इट्स अ थ्योरेटिकल रिस्क, मोस्टली हैंडल हो सकता है वो। एक जगह सर मैं पढ़ रहा था कि थायराइड की दवाइयाँ जो हैं उससे जुड़े बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं कि हड्डियों को कमज़ोर करती हैं, या और इसके दुष्प्रभाव भी। ऐसा है क्या? क्या मिथ है इससे जुड़े हुए थायराइड से ट्रीटमेंट के? और देखिए, एक बहुत कॉमन मिथ हम देखते हैं, लोग समझते हैं कि थायराइड दवाई लेने से वेट कम हो जाता है, एंड कुछ लोगों ने ट्राई किया है दवाई खा के बिना थायराइड प्रॉब्लम की, या जो दवाई उनको प्रॉब्लम थी, वेट गेन था, उन्होंने सोचा ज़्यादा खा के देखते हैं, थोड़ा वजन ज़्यादा कम हो जाएगा, बट उससे प्रॉब्लम हो जाती है उनको। वेट तो मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम जो गेन होता है वो भी 3 से 5 किलो होता है, जो लॉस भी करेंगे वो भी इतना ही होएगा।
और ज़्यादा दवाई खाने से उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिथ है और लोगों ने बहुत ट्राई भी किया हुआ है। तो पर से इस दवाई से यूजुअली बोन में नहीं होता, बट हाँ थायराइड जो बीमारियाँ हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस और इसको प्रमोट करती हैं। तो अगर आप उसको ट्रीट करें एंड देखो, एक फाइन ट्यूनिंग एंड बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड को जो हम ट्रीट कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इट्स ए लिटिल कॉम्प्लेक्स बिकॉज जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं तो वैसे ही दवाई को करना पड़ता है। पहले आप स्टार्ट करते हैं, हर 2 महीने पे उसको TSH कराते हैं और जो नॉर्मल रेंज में उसको रखना। कभी आप दवाई थोड़ा बढ़ाएंगे तो पता चला थायराइड TSH कम हो गया तो आपको फिर दवाई कम करनी पड़ेगी, तो कभी ऊपर ओवरशूट कर जाएगा। तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसको डोज पता करने में कि सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कोई 25 माइक्रोग्राम से ठीक हो जाता है, कोई 125 से भी ठीक नहीं होता है। तो वो फाइन ट्यूनिंग करके दवाई को, और एक बार पेशेंट उस दवाई पे सेट हो गया तो उसके कोई फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। दवाई कम देने से और दवाई ज़्यादा देने से ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है जो लेवोथायरॉक्सिन देते हैं। सर, डेली OPD करते हुए आप क्या देखते हैं, पेशेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे इसके अलावा कि मतलब इस बीमारी से जुड़े हुए जितने भी आपने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किए, सबसे कॉमन मिथ आपको क्या लगता है और सबसे ज़्यादा जहाँ लापरवाही होती है जिसे नहीं करनी चाहिए, आप कुछ इसके अलावा सलाह देना चाहें तो? सबसे कॉमन लापरवाही होती है, एक तो दवाइयाँ मिस करने का होता है। ये तो डायग्नोसिस के बाद। हाँ, डायग्नोसिस से पहले यू मीन क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको? देखिए, ये जो सिम्टम्स होते हैं जो जिनको हम इवन यू कैन से वार्निंग सिम्टम्स जो होते हैं थायराइड के, कि अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एक्सेसिव एपेटाइट या एपेटाइट ये भूख ना लगना, और जो हमने कॉमन सिम्टम्स अभी डिस्क्राइब किए, इनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और अपने आप एनालाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिम्टम कॉमन होते हैं, वेग होते हैं। वो एक जनरल आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है बताना कि ये थायराइड के हैं कि नहीं। और कई बार एलर्जी महसूस होती है, लोग जो है एंटी एलर्जिक लेकर के। हाँ, तो उनको अपने आप हैंडल करने की कोशिश ना करें, ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपनी तरह से टेस्ट करके डायग्नोज कराएं। और जो हाई रिस्क पेशेंट हैं दे शुड बी रेडी टू गेट टेस्टेड, जैसे प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स हैं, हार्ट वाले पेशेंट्स हैं, क्योंकि डॉक्टर जनरली जब हम टेस्ट कराते हैं तो थायराइड ज़रूर इंक्लूड करते हैं उस टेस्ट में, बिकॉज कभी कभी बिना सिम्टम के भी थायराइड कम होता है या ज़्यादा होता है, जिसको एसिम्टोमेटिक हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, एसिम्टोमेटिक हाइपरथायराइडिज्म, जो लो ग्रेड चलता जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता लॉन्ग टर्म। और वो स्टेज भी उस तरह के पेशेंट को भी थायराइड के प्रॉब्लम बाद में आ सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन हम बोल रहे हैं। तो बेसिकली इसका ज़्यादा असर हमारे हार्ट पर ही पड़ता है। हाँ, हार्ट पे, बिकॉज मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है ना। तो हाइपो भी प्रॉब्लमेटिक है हार्ट के लिए और हाइपर भी प्रॉब्लमेटिक है हार्ट के लिए। हाइपो हार्ट को कम फंक्शन करवाता है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपर वाला जो है ना, वो तो उसके हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्पिटेशन हो जाएगा, इवन एरिथमियाज हो जाते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। और किसी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम है तो वो डबल हो जाएगा प्रॉब्लम। क्या सर इससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बिगड़ता है बॉडी का? Yes. कई लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन की समस्या उनको जो है। डिहाइड्रेशन इन हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है कि एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इस कारण इवन टेम्परेचर जो सेंसिटिविटी होती है ना, दोनों में होती है। अगर हाइपर होगा तो उसको इवन विंटर में भी दे विल बी स्वेटिंग, तो बहुत पसीना निकल रहा होगा, हाथ काँप रहे होंगे, रेस्टलेस होएगा बंदा, वो चलेगा फिरेगा इधर उधर। और जो हाइपो है वो जस्ट अपोजिट है, वो लेथार्जी होते हैं, लेटे रहेंगे, काम नहीं करते, मन नहीं करता करने का, सोते रहेंगे, तो वो बिल्कुल डल हो जाते हैं और वो हाइपर हो जाते क्या मौसम ट्रिगर करता है कुछ? हैं। मौसम ट्रिगर एज ए डिसीज़ तो नहीं, कोई इसका कोई ऐसा कोई सीजनल कोई कोरिलेशन विद थायराइड नहीं है, बट टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो मैंने बताई, इवन गर्मियों में भी उनको ठंड लगती रहती है हाइपोथायराइड वालों को। तो हमने हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म को समझा, इसके अलावा और कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो थायराइड ग्लैंड को और इसकी वजह से होती हैं हमें? सो थायराइड डिसऑर्डर की जब बात करते हैं, हाइपो एंड हाइपर सबसे कॉमन है। देखिए, हाइपो सबसे कॉमन है, उसके बाद हाइपर आता है, उसके बाद कुछ और भी आपने देखे होंगे, जैसे ग्वाइटर जो होता है, जो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता चला जाता है और वो बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा। 2 अब कम हो गए बट स्टिल आपको देखने को मिल जाएगा। किसी किसी को देखा आधे किलो का ट्यूमर निकाला गया। यस, वो आयोडीन रिलेटेड भी होता है और ऑटो इम्यून भी होता है। और उसके बाद दूसरी ओर उसमें हाइपो भी हो सकता है और हाइपर भी हो सकता है विद ग्लैंड। कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, विद सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है कि थायराइड ग्लैंड बड़ा हुआ है, वो उसकी भी डीबल्किंग की जा सकती है। दूसरी प्रॉब्लम इसके अलावा होता है कि थायराइड नोड्यूल, एक छोटा सा गांठ होगी ग्लैंड के अंदर, जो बटरफ्लाई ग्लैंड है, एंड वो हो सकता दिखे, या डॉक्टर हम लोग हो सकता पहचान लिए, हम बोलते हैं अपना सलाइवा को डिग्लू वो करो, तो वो जब ऊपर नीचे मूव करती है ग्लैंड तो दिख जाता है हमें ग्लैंड। तो उसको फिर इन्वेस्टिगेट करते हो तो वो हो सकता है वो हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल होगा, तो उसमें हार्मोन ज़्यादा बनाएगा वो, तो उसका अलग ट्रीटमेंट है उसकी, फिर वो दे कैन गो अप टू इवन सर्जरी ऑल्सो। उसके बाद आता है हमारा ये
ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, ये बहुत कॉमन कंडीशन है फॉर बोथ हाइपर एंड हाइपो। हैशीमोटोस अगर आपने सुना हो, ये एक कंडीशन है जिसमें ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होता है। एक जनरल ग्लैंड पूरी हाइपर फंक्शनिंग होती है शुरुआत में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, उसके अंदर हार्मोन ज़्यादा रिलीज होंगे, तो इनिशियली जो है ना हाइपर में जाएगा, पेशेंट वेट लूज करेगा। उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड करता है आफ्टर 4 to 8 वीक्स, वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद उसका थर्ड आता है कि वो बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, हाइपो में चला जाता है। एंड देन हाइपो के बाद हो सकता है रिकवर हो जा सकता है, वो हमेशा के लिए हाइपो हो जाए। तो ये बड़ी एक कॉमन कंडीशन है जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं इसमें। बट वो ऐसे बताया कि सलाइवा जो है अंदर लेने से क्या लोग चेक भी करेंगे कैसे जो है? हाँ, जब सलाइवा को हम कहते तो ये ऊपर नीचे थायराइड ग्लैंड मूव करती है, और किसी की जरा सी एनलार्ज है तो यू कैन सी ए बटरफ्लाई थिंग ऊपर नीचे हो रही है ईच टाइम। तो हम जब एग्जामिन करते हैं पेशेंट को ओपीडी में तो बोलते हैं सलाइवा घुटो, तो ये यहाँ से यहाँ आएगी फिर नीचे चली जाएगी। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड वी सी कोई नोड्यूल दिख रहा है, कोई स्वेलिंग दिख रही, कुछ दिख रही नहीं, वो शांति से यहाँ बैठी रहती है। वो जो अपनी ग्लैंड है, वो दोनों एक बीच में इस्तेमस होता है। ये तो कैसे एंडोस्कोपिक उसे चेक करते हैं क्या? नहीं, नॉर्मल देखने से आपका शर्ट को नीचे करके ऐसे देखते हैं सिर्फ। अच्छा। कोई उसके अंदर से नहीं दिखेगी। अच्छा, कि ये ग्लैंड स्किन के नीचे है, यहाँ है। अगर ऐसे पकड़े तो ग्लैंड पकड़ रहे हो आप, और अंदर तो आप देख ही नहीं सकते इसको। अच्छा। या तो अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, अच्छा, या फिर स्कैन करके देखेंगे। ये होता है। द लास्ट आई वॉज टॉकिंग कि जो थायराइड कैंसर्स हैं, दे आर 3-4 टाइप्स ऑफ कॉमन कैंसर्स, दो दे आर नॉट वेरी कॉमन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डायग्नोज करना, बिकॉज कैंसर तो कैंसर है। बट वो भी एक बीमारी जो है ना एग्जिस्ट करती है। 2 फीमेल्स में वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है, बट दे कैन बी इजली हैंडल्ड एंड टैकल्ड एंड ट्रीटेड। तो उनको भी हम लोग मिस नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी को कोई स्वेलिंग नज़र आए, कुछ नज़र आए, दे शुड गो टू डॉक्टर। तो लास्ट में ये कहेंगे वेग सिम्टम्स हो तो उनको भी इग्नोर ना करें? यस, बिल्कुल नहीं। कोई अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको बहुत दिनों तक ये ना नॉर्मल सोच के चलें कि ये थकावट है तो हम बहुत काम करते हैं इसलिए है, और या हम बहुत बिजी रहते हैं, मेंटली हम बहुत काम करते हैं तो मेंटल एग्जॉशन होता है रोज़, और वो ऑनगोइंग है, मतलब हर दिन हर महीने वो चलती जा रही, दैट मीन दैट इज़ नॉट नॉर्मल। क्योंकि आप कभी छुट्टी पे गए तो आप रिलैक्स हैं, तो तब तो नॉर्मल होना चाहिए। पता चला वहाँ भी लेटे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं और अब वीक फील कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दे शुड गो टू डॉक्टर। थैंक यू सर। डॉक्टर आर.एस. मिश्रा से आपने समझा थायराइड के सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में, और इससे कैसे जागरूक रहकर इससे बचा जा सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू। Hello Doctor, in association with Baidyanath.